आज से कई हजारों साल पहले आपको पता होगा कि हमारे प्राचीन भारत में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। उस समय गुरु और शिष्य को इतने कठिन और धरोहर वेदों का सारे मंत्र कंठस्थ रहते थे। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटलेस है। आज हमारे वैदिक काल के 3 ऐसे मेमोराइजिंग ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे ना आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा बल्कि आपकी लर्निंग एबिलिटी, कंसंट्रेशन, फोकस का लेवल मल्टीपल्स टाइम बढ़ जाएगी। बात करते हैं टेक्निक नंबर 1 की। हम सब जानते कि प्राचीन भारत में गुरुकुल सिस्टम चलती थी। गुरुकुल शिष्य यानी कि स्टूडेंट के घर से काफी ज्यादा दूर होते थे, जहाँ वो शिष्य अपने गुरु के पास ज्ञान अर्जित करते थे। और गुरुकुल में एक अलग तरह का इन्वायरमेंट बना रहता था जिससे स्टूडेंट अपने स्टडीज में फोकस कर पाए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि स्टडी के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक सवाल आता है कि आगे के ऋषि मुनि कहीं भी पढ़ने बैठ जाते थे क्योंकि वो अपने बाल्य अवस्था में गुरुकुल में व्यतीत किए थे, जिससे उनका कंसंट्रेशन, फोकस करने की एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती थी, जिससे बाद में चलकर उसे किसी भी कार्य में कंसंट्रेशन करने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। लेकिन अभी के स्टूडेंट के पास अगर सामने कोई बैठ जाए तो वो अपने स्टडीज में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि अभी के स्टूडेंट का कंसंट्रेशन, फोकस लेवल एकदम खत्म हो गई। इन्वायरमेंट और फोकस पर कभी आगे बात करेंगे, अभी मेमोराइजिंग ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ओके, तो गुरुकुल सिस्टम में जो ज्ञान प्रणाली थी वो मेनली मौखिक थी, यानी कि बोलचाल के भाषा में थी। गुरुजी जो बोल देते थे वही शिष्यों को याद कर लेना होता था। इसलिए गुरुओं ने एक पद्धति निकाली जिसमें स्टूडेंट को एक पैराग्राफ दे दिया जाता था, जिससे स्टूडेंट को कम से कम वर्ड्स में एक सूत्र बनाने के लिए कहा जाता था, और जैसे कि उसका मीनिंग भी ना बदले, यानी कि एक बड़े से पैराग्राफ को कम से कम वर्ड्स में एक सेंटेंस बनाया जाए जिससे स्टूडेंट याद भी कर पाए, इससे ज्ञान का प्रतिपादन भी हो जाए और ये ज्ञान जनरेशन टू जनरेशन बना भी रहे। जैसे कि आज के समय में हमें पैराग्राफ दे दिया जाता था जिसके नीचे कुछ पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसे हमें सॉल्व करना होता था। ऐसे गुरुकुल में गुरुजी शिष्य को प्रैक्टिस करवाते थे बड़े से सेंटेंस को छोटे से सेंटेंस में बदलने के लिए। ठीक यही चीज हमें अपने स्टडीज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो आपको याद करना है उसे आप जितना हो सके उतना छोटा करें। आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे आगे, लेकिन अभी आप ये समझो कि आप उस आंसर को या फिर कुछ भी हो जिसे आपको छोटा करना है, तो आपको छोटा करने से पहले उसे समझना होगा। समझने के बाद बार बार उसे पढ़ना होगा, उसके अंदर घुस जाना होगा, उसके बाद ही आप छोटा कर सकते हो। बिना पढ़कर उसे छोटा करना इम्पॉसिबल है। और जब आप उसे अच्छे से समझ जाओगे, उसे बार बार पढ़ लोगे, तो वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगी। उसके बाद आप अगर उसे छोटा नहीं भी कर पाओ फिर भी कोई इश्यू नहीं है, आपको वो याद हो जाएगा क्योंकि आप उसमें उचित समय दे दिए होंगे। और अगर आप छोटा कर पाओ तो वेल एंड गुड, आप उसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने शिक्षक, अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अगले 1-2 मिनट ध्यान से देखें। आपको ये देखने के बाद आप शॉक तो होंगे ही, साथ ही आपको इतना गर्व होगा कि हमारे प्राचीन भारत में इतने महान और विद्यमान गुरु थे। बस 2 मिनट ध्यान से सुनना। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। जो मैथमेटिक्स में पाई का वैल्यू पढ़ते हैं 3.14 करके, इस पर हम एक आगे श्लोक के बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध के बारे में। ये 7वीं शताब्दी का सबसे फेमस संस्कृत महाकाव्य थी। माघ जी की एक खासियत थी कि वे अपने आप को हमेशा चैलेंज करते रहते थे। अगर आप इस महाकाव्य के 19वें सर्ग के 66वें श्लोक को देखेंगे तो उन्होंने अपने आप को इस तरह चैलेंज किया कि वे सिर्फ 2 अक्षर लेंगे और पूरा श्लोक को लिख देंगे विथ प्रॉपर मीनिंग। ये रहा श्लोक और ये रहा मीनिंग। इस श्लोक में सिर्फ भ और र का इस्तेमाल किया गया है और पूरा श्लोक को बना दिया गया है। अनबिलीवेबल, राइट? इसी तरह अगर आप 19वें सर्ग के 114वें श्लोक को देखेंगे तो सिर्फ इसमें एक अक्षर द को लिया गया है और उसी से पूरा श्लोक बना दिया। ये रहा श्लोक और ये रहा उसका मीनिंग। मतलब पहली बार विश्वास नहीं कर पा रहा था। अब और एक अद्भुत श्लोक दिखाता हूँ। इस पर बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन इसे बताने लग जाए तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आगे और भी टेक्निक्स के बारे में बात करना है, इसलिए शॉर्टकट में बता देते हैं, फिर कभी कहानी बता देंगे। जो मैथमेटिक्स में पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 करके है, जिसे हम वृत्त में यूज करते हैं। यानी कि यदि कोई एक सर्कल है जिसका हमें एरिया निकालना है तो हम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक इसी से रिलेटेड एक श्लोक सामने आती है। ये रहा श्लोक और इस श्लोक को डिकोड करने के लिए कट प्यादी संख्या की जरूरत पड़ेगी। कट प्यादी संख्या यानी कि इसमें संस्कृत के अक्षर को संख्या में बदल दिया जाता था। जब आप इसके हेल्प से इस श्लोक को डिकोड करोगे तो आपको पाई का मान 32 प्लेस तक एकदम सटीक मिल जाएगी। है ना ये अद्भुत? इसके पीछे का कहानी और भी अच्छी है, वो कभी शॉर्ट्स बनाकर बता देंगे।
टेक्निक नंबर 2, अवधाना। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है अटेंशन केयरफुली, यानी कि सावधानी पूर्वक ध्यान देना। अवधाना वैदिक काल के वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस थी। अवधाना के प्रैक्टिस से हम अपना माइंड को शार्प करते हैं, हमारा अटेंशन रेट बढ़ता है और तो हमारा कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी मल्टीपल्स टाइम बढ़ जाती है। और जो स्टूडेंट अवधाना को प्रैक्टिस करते हैं उसे अवधानिस कहा जाता है। अवधानिस के सामने मल्टीपल टास्क को रख दिए जाते थे और अवधानी को उन सारे टास्क को एक ही साथ परफॉर्म करना होता था, जैसे कि कविता लिखना, मैथ के पजल सॉल्व करना, किसी मंत्र का जाप करना। और इतना ही नहीं, पीछे एक बेल बजा करता था जिसे उसे काउंट करना होता था और एट द एंड अवधानी को वो सारी चीज बताना पड़ता था। अब सवाल ये आता कि क्या हम भी अवधाना का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम भी खाना खाते हैं, उसी समय मोबाइल भी चलाते हैं, उसी समय हम टीवी भी देख रहे होते हैं और इंस्टाग्राम में चैट भी कर रहे होते हैं। तो क्या हम भी अवधानी का प्रैक्टिस करते हैं? क्या आज के इस सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड के मल्टीटास्किंग और वैदिक काल के अवधाना सेम है? आंसर इज नो। ये दोनों के बीच का जो की डिफरेंस है वो है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जटिलता। मल्टीपल टास्किंग में हम किसी भी कार्य को करने में हमें किसी भी तरह के डीप कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप बोले कि मोबाइल चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, खाना खाना, ये सारी चीजों में आपको फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि अवधाना में आपको मल्टीपल टास्क को हैंडल करना पड़ता है विद हाई लेवल ऑफ फोकस, मेमोरी एंड क्रिएटिविटी इन ईच टास्क। तो यही डिफरेंस है मल्टीटास्किंग और अवधाना में। तो अवधाना के प्रैक्टिस से आप अपना माइंड को और ज्यादा शार्प और तेज कर सकते हो। नाउ लास्ट टेक्निक नंबर 3, श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी कि जो हम सुनते हैं और स्मृति यानी कि जो हम याद करते हैं। वैदिक काल के जो स्टूडेंट थे वो ना तो सिर्फ पढ़ते थे बल्कि हैंड जेस्चर के इस्तेमाल भी करते थे। जब हम किसी भी चीज को लर्न करते हैं तो हमें उसके प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, साथ ही हमारे बॉडी के ज्यादा से ज्यादा सेंस एक्टिवेट और कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए। जो चीज हम पढ़ते हैं उसे आप बार बार सुने, बार बार बोले और हो सके तो गुनगुनाते रहिए। तो अगली बार आप जब भी पढ़ो तो श्रुति और स्मृति का इस्तेमाल करना ना भूलें। किसी भी चीज का लर्निंग के 3 स्टेज होते हैं। पहला, श्रवण। श्रवण यानी कि सुनना और उसे ध्यान से सुनना। जो सेंटेंस या फिर जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसे ध्यान से सुनना, यही लर्निंग का फर्स्ट स्टेज है। दूसरा, मनन। मनन का मतलब होता है उन वाक्यों या फिर उन कॉन्सेप्टों का मनन करना जो आप श्रवण में सुनते हैं। आप उन वाक्यों का विचार करते हैं, उसका अर्थ और उसका महत्व समझने का कोशिश करते हैं, यानी कि जो हमने श्रवण में सुना अब उसे मनन में हम समझते हैं। तीसरा, निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब होता है आपने जो श्रवण के द्वारा सुना और जो मनन के द्वारा समझा, अब आप उन तत्वों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं और उसके साथ सहयोगी तरीके से अपने आचरण और अनुभव को शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो यही थे लर्निंग के 3 स्टेज। अब जाते जाते पूरे वीडियो को समराइज एक श्लोक के साथ करते हैं। सबसे पहले आप श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोक में से कोई भी एक श्लोक ले लें, उसे अपना डायरी में नोट करें, फिर आप श्रवण के द्वारा उसे सुने, मनन के द्वारा उसे समझे और निधिध्यासन से आप उसे अपने लाइफ में अप्लाई करें। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आप श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोक में से कौन सा श्लोक चुने और उससे आप क्या समझा और आप उसे अपने लाइफ में किस तरह यूज किए, कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।